ओहो, और कितनी दूर जाना पड़ेगा हमें किशन? मेरे दोस्त अनुज ने पूछा। अरे अनुज, आ ही गया, बस थोड़ी दूर और। तो अनुज ने कहा, पिछले आधे घंटे से तू यही कहे जा रहा है, पर ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे तो लगता है तेरे साथ आकर ही गलती कर दी मैंने। अब तो लगता है कि अगर मैं शहर में छुट्टियां बिताता तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने हंसकर कहा, पर मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो तू ही था मेरे गाँव आने के लिए। अनुज ने कहा, हाँ, पर मुझे पता थोड़ी ना था कि तू मुझे भूत की तरह भटकाने वाला है। मैंने इसके बाद कुछ नहीं कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हम जा रहे हैं मेरे पुराने गांव, जहां मेरे पिता ने अपना बचपन बिताया था। मैं इस गांव में पहली बार जा रहा हूं क्योंकि मेरे पिता ने मुझे उनका पुराना घर बेचने को कहा है। और जब मैंने इस बारे में अपने दोस्त को बताया तो वो भी गाँव जाने के लिए तैयार हो गया और अब हम रास्ते में हैं। वैसे हम आए तो यहाँ बस में थे, लेकिन मेन रोड से मेरा गांव थोड़ा दूर है। वहां पहुंचने के लिए हमें पैदल चलना पड़ रहा है और अब शाम हो चुकी है। थोड़ी दूर जाने के बाद अनुज ने कहा, किशन जरा देख तो, वो कुछ घर दिखाई दे रहा है, क्या वो तेरा गांव है? मैंने उस तरफ देखा और कहा, पापा ने कहा था कि उनके गांव के नाम का बोर्ड हमें दिखेगा, पर यहाँ तो कोई बोर्ड नहीं है। तो अनुज ने कहा, अरे हो सकता है ना कि अब उस बोर्ड को हटा दिया गया हो। मैंने कहा, हाँ हो सकता है, चल वहाँ चलकर किसी से पूछते हैं। मैं और अनुज जल्दी से उस गांव की तरफ गए, लेकिन जैसे ही हमने उस गांव में एंटर किया, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहाँ एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, अनुज यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, किससे पूछूं? अनुज ने कहा, अरे शाम हो गई है ना, इसलिए कोई बाहर नजर नहीं आ रहा, चलना किसी के घर का दरवाजा खटखटा कर देखते हैं। मुझे भी अनुज की बात सही लगी, इसलिए मैं और अनुज आसपास देखने लगे और एक घर की तरफ जाने का फैसला किया। अनुज ने कहा, किशन तू नॉक कर। अनुज की बात मानकर मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कुछ देर इंतजार किया और फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, अब क्या करें? अनुज ने कहा, कहीं और कोशिश करते हैं। अब इसके बाद हमने 2-3 घरों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अनुज ने कहा, बड़ा अजीब सा गाँव है, कोई जवाब ही नहीं देता। मैंने कहा, हाँ मैं पापा को कॉल करके देखता हूँ और वही मदद कर सकते हैं। फिर मैंने पापा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लगा। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था और हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि ये गांव वो गांव है भी या नहीं जहां हमें जाना था। अजीब बात तो ये थी कि यहाँ जितने भी घर थे उनकी बत्तियां जल रही थी, लेकिन ना तो किसी के घर से कोई आवाज आ रही थी और ना ही कोई घर से बाहर आ रहा था। फिर हम दोनों चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अनुज ने कहा, किशन अब क्या हमें आज की रात यही गुजारनी पड़ेगी? मैंने कहा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास, तू ही बता हम क्या करें? तो अनुज ने कहा, इससे अच्छा तो मैं घर पर आराम से सोता रहता। मैंने कहा, अरे बस भी कर भाई, कितना कोसेगा मुझे, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना कुछ किया है। अनुज ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, पर अब कोई रास्ता तो निकाल। तो मैंने कहा, क्या करूं मैं? अगर कोई इंसान यहाँ दिखाई देता तो आज रात कहीं रहने की परमिशन मिल जाती, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। चल अब सो जा, कल कुछ सोचेंगे। अनुज ने इसके बाद कुछ भी नहीं कहा और मैंने भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा है। मैंने आंखें खोले बिना कहा, अनुज क्या कर रहा है? परेशान मत कर यार, सोने दे मुझे। अनुज ने कोई जवाब नहीं दिया
और मेरे चेहरे से वो हाथ भी हट गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे फिर से ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे बालों को सहला रहा है। मैंने फिर कहा, अनुज परेशान करना बंद कर, मैंने कहा ना मुझे सोने दे। अनुज ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से नींद आने ही लगी थी कि फिर से किसी ने मेरे चेहरे को छुआ और इस बार मेरी आंखें तुरंत खुल गई और मैं अनुज पर चिल्लाने ही वाला था कि मैंने देखा वो शांति से सो रहा है। मैं हैरान था। मैंने सोचा ये तो सो रहा है, तो फिर बार बार मेरे चेहरे को कौन छू रहा था। मैंने आसपास देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन फिर से मेरी आंखें खुल गई जब मैंने कुत्तों को भौंकते हुए सुना। वो कुत्ता मेरी तरफ ही देखकर भौंक रहा था। मैंने उसे भगाने की कोशिश की पर वो भागने का नाम ही नहीं ले रहा था और लगातार भौंके जा रहा था। मैंने अनुज की तरफ देखा, वो अभी भी शांति से सो रहा था। फिर वो कुत्ता मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा और मैं डर गया क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझ पर हमला कर सकता है और इसलिए मैंने पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे मारा। इसके बाद वो कुत्ता भाग गया और मुझे राहत की सांस आई। उस दिन मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही थी जो काफी अजीब था। मेरे दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे और कई सारे सवाल भी मन में घूम रहे थे जिसका जवाब उस गांव के लोगों के अलावा कोई नहीं दे सकता। धीरे धीरे अंधेरा और घना होता चला गया और मेरी आंखें भी अब बंद होने लगी और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। उस रात हम ये नहीं जानते थे कि अगली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह हो गई और हम अभी भी उस पेड़ के नीचे सोए हुए थे, लेकिन फिर मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। मैं वो आवाज सुनकर उठ गया और फिर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत अनुज को उठाया। अनुज ने कहा, क्या हुआ, सोने देना। मैंने कहा, अनुज जल्दी सामने देख। अनुज उठ बैठा और उसने भी जब सामने देखा तो उसकी हालत भी मेरी जैसी हो गई। हम दोनों चौंक गए थे। अनुज ने कहा, भाई ये सब क्या है? मैंने कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। हमने देखा कि सामने गांव वालों की भीड़ लगी हुई है और एक औरत एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर रो रही है। मैंने कहा, ये सब क्या हो रहा है अनुज? तो अनुज ने कहा, चल कर देखते हैं। हम दोनों गांव वालों के पास गए और हमने देखा कि उस औरत के अलावा किसी भी इंसान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो औरत जोर जोर से रो रही थी और बाकी के लोग जैसे कि तमाशा देख रहे थे। मैंने वहां खड़े एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, बाबा ये सब क्या हो रहा है? उस आदमी ने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। अनुज ने फिर उससे पूछा, अरे ओ बाबा, सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? आखिर हुआ क्या है यहाँ पे? उस आदमी ने फिर से कुछ नहीं कहा। अनुज ने कहा, लगता है इस गांव के लोग गूंगे भी हैं। यार किशन, चल यहाँ से, तेरे पापा का घर वो खुद आकर बेच लेंगे। मैंने कहा, अरे पर पता तो चलना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है यहाँ। तू रुक, मैं बात करता हूँ। मैं फिर उस औरत के पास गया जो रो रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं और इस बच्चे को क्या हुआ है? वो औरत लगातार रोए जा रही थी। उसने कहा, मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला उसने। मैं और अनुज चौंक गए। हमने एक दूसरे के चेहरे को देखा। मैंने उससे पूछा, किसने मार दिया आपके बच्चे को?
उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस और जोर जोर से रोने लगी। मैं और अनुज घबरा गए थे। मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से पूछा, आप लोग कुछ बताएंगे कि हुआ क्या है? किसने मारा इस बच्चे को? कोई कुछ नहीं बोला। सब मूर्ति की तरह खड़े हुए थे। अनुज ने कहा, बड़े अजीब लोग हैं आप लोग, कोई कुछ बताता ही नहीं। किशन, छोड़ इन सबको, चल निकलते हैं यहां से। अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि अनुज ठीक कह रहा है। मैं और अनुज वहां से जाने लगे, लेकिन फिर एक गांव वाले ने कहा, अच्छी बात है, चले जाओ वरना तुम दोनों भी मारे जाओगे। हम रुक गए और पीछे मुड़कर देखा। अनुज ने पूछा, क्या कहा आपने? वो आदमी हमारी तरफ आने लगा, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बहुत ताकतवर है वो, और उसके अंदर किसी के लिए कोई दया नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ती वो, उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा। मुझे और अनुज को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पूछा, किसकी बात कर रहे हैं आप? उस आदमी ने कहा, समीक्षा, जो उस पेड़ पर रहती है। उस आदमी ने उस पेड़ की तरफ इशारा किया जिस पेड़ के नीचे हम सोए थे। तो अनुज ने कहा, क्या बकवास है, चल किशन, इनकी बकवास सुनने का हमारे पास वक्त नहीं है। हम जाने ही वाले थे कि उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रजकपुर जाने के लिए निकले थे ना तुम दोनों? यही है रजकपुर। हम दोनों हैरान रह गए कि इन्हें कैसे पता चला कि हमें रजकपुर जाना था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला? उस आदमी ने कहा, समीक्षा तुम्हें भी मार देगी, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वो आदमी जाने ही वाला था कि अनुज ने उससे कहा, एक मिनट रुकिए, आप किस समीक्षा की बात कर रहे हैं? कौन है ये समीक्षा? उस आदमी ने पहले तो हमें घूर कर देखा और फिर कहा, एक ऐसी बुरी ताकत जिससे बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस पेड़ पर रहती है वो, इसके आसपास भटकने वाले को जिंदा नहीं छोड़ती वो। इस बच्चे के साथ भी उसने ऐसा ही किया। अनुज ने कहा, देखा किशन, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये। अगर ये सच होता तो हमें क्यों छोड़ दिया उसने, जबकि हमने पूरी रात इसी पेड़ के नीचे गुजारी है। इनकी बातों को सुनना अपना समय बर्बाद करना है, चल यहाँ से। उस आदमी ने कहा, अजीब बात तो है कि तुम दोनों जिंदा हो, शायद तुम्हें अपनी जान बचाने का एक और मौका मिला है। गवाओ मत इसे और जाओ यहाँ से। अनुज ने कहा, हाँ हाँ, हमें भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। लेकिन मैंने अनुज को रोक दिया और कहा, नहीं अनुज, हमें पापा का घर बेचना ही है, और जब तक वो घर नहीं बिक जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अनुज ने कहा, ये क्या कह रहा है तू इन अजीब लोगों के बीच कैसे रह सकता है? मैं तो नहीं रुकने वाला। वो आदमी मुझे ही देख रहा था, जैसे कि उसे मेरे फैसले का इंतजार है। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बस अपने पिता का घर बेचना है। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मरने का शौक है तो बेशक रहो। फिर उस आदमी को मैंने बताया कि मेरे पिता इस गांव में रहा करते थे। लेकिन उस आदमी ने जो कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उस आदमी ने कहा, ये गांव 5 साल पहले ही बसा है, तो तुम्हारे पिता यहाँ अपना बचपन कैसे गुजार सकते हैं? शायद तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने पूछा, तो क्या आसपास रजकपुर नाम का कोई और भी गांव है? उस आदमी ने कहा,
कि इस गांव के अलावा दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। अनुज ने कहा, किशन, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जैसा कि पापा ने मुझे बताया था, मैं उसी रास्ते पर आया था। मैंने कहा, देखिए, लगता है हम सच में कहीं और आ गए हैं। क्या आप आज हमें यहाँ रहने के लिए कोई जगह दे सकते हैं? हम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। अनुज ने कहा, कल सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? मैंने कहा, तुझे याद नहीं है, जिस बस में हम आए थे उसके ड्राइवर ने कहा था यहाँ बस एक ही बस चलती है और वो बस सुबह 5 बजे यहाँ से निकल जाती है। आज यहाँ और कोई बस नहीं है, तो जाएंगे कैसे? मेरी बात सुनकर अनुज भी सोच में पड़ गया, और क्योंकि उसके पास भी और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे भी मेरी बात माननी पड़ी। फिर उस आदमी ने कहा कि हम वहां रह सकते हैं, लेकिन उस आदमी ने एक और बात कही जो काफी अजीब थी। उसने कहा कि अगर रात को कोई हमारे दरवाजे पर आए या किसी के रोने की आवाज आए तो हम दरवाजा ना खोलें। अब क्योंकि हम वहां बस एक ही रात बिताने वाले थे, इसलिए हमने उसकी बात मान ली। हम उस आदमी के साथ उसके घर पर गए। उसका घर छोटा था, पर हमें उससे कोई परेशानी नहीं थी। शाम को हम सब साथ में बैठे हुए थे। तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया और मैंने उस आदमी से पूछा, ये समीक्षा का क्या माजरा है? उस आदमी ने मुझे देखा और कहा, समीक्षा इसी गांव में अपने पिता के साथ रहती थी और इस गांव का एक मुखिया भी था जिसकी सब लोग बहुत इज्जत किया करते थे, लेकिन वो बहुत गुस्से वाला भी था। सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत खुश थे इस गांव के लोग अपनी जिंदगी में, लेकिन एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। अनुज ने कहा, ऐसा क्या हुआ था? उस आदमी ने बताया कि एक दिन हमारे गांव में एक त्योहार मनाया जा रहा था। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन अचानक हमें मुखिया के घर से चिल्लाने की आवाज आई और सारे गांव वाले भागते हुए उनके घर पर गए। हमने देखा कि मुखिया का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, मतलब उसके घर पर चोरी हो गई थी, जिससे मुखिया बहुत गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा। चारों तरफ हल्ला सा मच गया था। हमने उसे शांत करवाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसे लगता था कि गांव के ही किसी आदमी ने चोरी की है और इसलिए उसने कहा कि वो हर घर की तलाशी लेगा। हमने उसे काफी समझाया, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं कर सकता था, पर मुखिया नहीं माना और उसने सारे घर की तलाशी शुरू करवा दी। किसी के घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन जब समीक्षा के घर की बारी आई तो वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। उसके घर पर चोरी का माल मिल गया। अनुज ने कहा, फिर क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, समीक्षा और उसके पिता ने कहा कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुखिया ने विश्वास नहीं किया। समीक्षा और उसके पिता ने रो रो कर विनती की और कहा कि वो निर्दोष है, पर मुखिया को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने सबके सामने पिता को चोर साबित करके गोली मार दी। अनुज और मेरे तो होश ही उड़ गए। कोई कैसे किसी को चोरी के इल्जाम में जान से मार सकता है? उस आदमी ने कहा। इसके बाद समीक्षा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने अपने पिता को तड़प कर मरते हुए देखा। उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने भी उसी पेड़ में लटक कर अपनी जान दे दी। तब से लेकर आज तक जब भी कोई उस पेड़ के पास जाता है, समीक्षा उसे मार देती है। इस गांव के नहीं हो,
इसलिए शायद तुम जिंदा बच गए। ये कहानी सुनने के बाद कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। अनुज ने मेरे कान में कहा, इस घिसी पिटी कहानी पर तुझे भरोसा नहीं हो रहा है ना? मुझे भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। अब आजकल के समय में ऐसी बातों पर कौन यकीन करता है? लेकिन मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा और देखते ही देखते रात हो गई। मैं और अनुज सो रहे थे। मुझे वक्त का तो याद नहीं, पर शायद आधी रात हो चुकी थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई घर का दरवाजा खटखटा रहा हो। मैंने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। मैं उठा और अनुज को भी उठाया और कहा कि कोई दरवाजा पीट रहा है, पर अनुज ने कहा, उस आदमी ने हमें दरवाजा खोलने से मना किया है, इसलिए सो जा। मैंने भी वैसा ही किया और सो गया। मैंने देखा कि वो आवाज बंद हो गई। फिर मैं शांति से सोने लगा, पर थोड़ी देर बाद मुझे रोने की आवाज आई। मैंने फिर से अनुज को उठाया और कहा, क्या तुझे रोने की आवाज सुनाई दे रही है? अनुज ने भी गौर किया और कहा, हाँ, पर इस वक्त कौन होगा? हम घबराए हुए थे, लेकिन मैंने आगे जाकर देखने का फैसला किया। अनुज ने कहा, किशन, क्या यह ठीक रहेगा? मैंने कहा, देखना तो पड़ेगा ना। इसके बाद मैं और अनुज दरवाजे के पास गए और मैंने धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ झांका। वहां कोई भी नहीं था। मैं और अनुज बाहर निकले और हमने आसपास देखा। हमें कोई दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन रोने की आवाज बंद नहीं हुई थी। मैंने कहा, कोई भी तो नहीं है यहाँ, फिर रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तो अनुज ने कहा, मुझे तो अब डर लग रहा है किशन, कहीं उस आदमी की बात सच तो नहीं है। मेरी हालत भी खराब ही थी। फिर मेरी नजर उस पेड़ पर गई जहां हम पिछली रात को सोए थे। मैंने अनुज को उस तरफ देखने को कहा और उसके होश भी उड़ गए। पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी हुई रो रही थी। हम उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। हम दोनों उसकी तरफ जाने लगे और जैसे ही उसके पास पहुंचे, मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? उस लड़की ने रोना बंद कर दिया। अर्जुन ने कहा, अरे हेलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कौन हो तुम? फिर अचानक उस लड़की ने हंसना शुरू कर दिया और हमारी सांसें अटक गई। हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे। हम दोनों उससे कुछ कदम की दूरी पर ही थे कि अचानक वो लड़की हमारी आंखों के सामने गायब हो गई और हम जोर से चीख पड़े और तुरंत घर के अंदर भागे। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और डर के मारे कांपने लगे। अनुज ने कहा, ये क्या था किशन? क्या वो सच में एक भूत थी? मुझे तो खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा, जो भी था बहुत डरावना था। हम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे अनुज। उस रात कुछ घंटे तो हम दोनों की आंखों में नींद ही नहीं आ रही थी। हम दोनों की आंखों के सामने बस वही लड़की घूम रही थी और बाद में हमारी आंख लग गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब, डरावना और हैरान कर देने वाला था। अगली सुबह मुझे एक आदमी की आवाज आई और मेरी नींद खुल गई। मैंने उस आदमी को देखा। उसने कहा, अरे भाई, पागल हो क्या? सड़क के बीच में क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो आदमी किस बारे में बात कर रहा है। उस आदमी ने फिर से कहा, अगर आप दोनों हमारे बस के नीचे आ जाते तो हम तो बेकार में ही फंस जाते। मैंने इधर उधर देखा और पाया कि हम खुले आसमान के नीचे सड़क के बीचों बीच सो रहे थे। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और देखा कि वहां दूर दूर तक कोई गांव या कोई घर नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है।
अनुज भी उठ गया और कहा, हम यहाँ कैसे आए? मैं कुछ भी नहीं बोल पाया क्योंकि मैं खुद ही इस बात से हैरान था। तब उस आदमी ने कहा, अरे ओ भाई, आप लोगों को कहीं जाना है क्या? अगर नहीं जाना है तो रास्ते से हट जाओ, खामखा हमारी बस लेट करवा रहे हो। मैंने और अनुज ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम जानते थे कि जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था, लेकिन वो क्या था इसका जवाब भी हमारे पास नहीं था। हम उस बस में बैठ गए और पूरे रास्ते हमने एक दूसरे से एक लफ्ज भी नहीं कहा। शायद हम दोनों ही उस दिन अपने साथ ना भुला पाने वाली यादें लेकर वापस आ रहे थे।